आज से इस देश में नए कानून लागू हो गया है। वही कल तक पुराने कानून के तहत केस रजिस्टर्ड हो रहा था, लेकिन आज से नए कानून के तहत केस रजिस्टर्ड होगा। आपको बता दें कि जो आईपीसी की धारा से केस रजिस्टर्ड होता था, उसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज होगा। वही सीआरपीसी की तरह नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत केस दर्ज होगा। वही जो 1872 के साक्ष्य अधिनियम के जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा। इसकी जानकारी एडीजी संजय सिंह दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी पूरी बातों को आप सुनिए। कि 1 जुलाई से जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज थे में परिवर्तन हो गए हैं और जो नए कानून है वो आज से प्रभावी हो गए, और उसी के दर्ज आगे से जो प्राथमिकी है इन्हीं नए कानूनों के प्रावधान के तहत दर्ज की जाएगी। और उसका जो अनुसंधान है या जो कि उसकी प्रोसीजरल लॉ है, जो पहले सीआरपीसी था उसको बीएनएसएस जो शॉर्ट में हम बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत किया जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब 2023 कर दिया गया है। तो इन तीनों कानून में जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में पहले आप लोगों को बताया जा चुका है, और इसके संबंध में यहाँ से हम लोग ने काफी ट्रेनिंग भी दी, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आज से प्रभावी हो गए हैं सभी थानों को। इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ से निर्देश दिया गया था कि इसके संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो जो भी हमारे 1300 लगभग थाने, उन्होंने आम जनता को जागरूक बनाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इन कानूनों के संबंध में क्या क्या नए प्रावधान आए हैं, उनके क्या हित है, और एज जो एक्यूज्ड है उनके बारे में, और जहां तक विक्टिम है, विक्टिम के भी क्या अधिकार है उनके बारे में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला तरह की एक जागरूकता का अभियान चलाया गया। और उस संबंध में सभी थानों में लोग उपस्थित हुए। जो महिला पदाधिकारी थानों में थे, महिला पदाधिकारियों के द्वारा महिला अत्याचार या महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उनके संबंध में भी उन लोगों को जानकारी दी गई। और इस संबंध में जो हमारी साइट है, बिहार पुलिस की साइट है, या थानों का जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसमें उन्होंने वीडियो और फोटोग्राफ भी अपलोड किए। तो प्रथम चरण ये था कि लोगों को भी इस संबंध में जागरूक बनाना और उनको उनके अधिकारों के बारे में और नए कानून के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तो इस तरह की जो ये बुकलेट आई थी, इसको हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, जिसमें जो पूरे कानून को नहीं, जो मुख्य जो बातें हैं कानून, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई है, कोई मतलब इसको उस तरह से नहीं कि किस सेक्शन में क्या दिया गया है, वो तो पुलिस का काम है, लेकिन नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, नागरिकों के संबंध में क्या क्या चीजें हैं, उनको एक बुकलेट के फॉर्म में सभी को दिया गया था। और उन्होंने इस तरह से आम नागरिकों को, जो भी लोग उपस्थित हुए अपनी स्वेच्छा से, अब धीरे धीरे आप लोग के माध्यम से ये चीजें आएंगी, चैनल्स में आएंगी, प्रिंट मीडिया में आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगी, और धीरे धीरे जैसे बातें आगे बढ़ेंगी तो आम जनता को भी इस संबंध में जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। और जैसा कि कानून आज से चालू हुआ है, तो कुछ समय जरूर अवश्य लग सकता है हमको भी समझने में और आम जनता को भी समझने में। तो लेकिन ये प्रक्रिया हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो गैप है वो पूरा हो सके, उसी के प्रयास के लिए ये किया गया। एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जो नया कानून आया है इसमें एफएसएल को, जो फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल एविडेंस की जो बातें हैं, उनको बहुत ज्यादा महत्वता दी गई। इसमें प्रावधान किया गया है कि 7 साल या 7 साल से जो अधिक के अपराध है जिनमें सजा हो सकती है बीएनएस के अंतर्गत या अन्य किसी भी एक्ट के अंतर्गत, नॉट ओनली बीएनएस, यदि किसी एक्ट में ऐसा कोई अपराध होता है जिसमें 7 या 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो वैसे सभी अपराधों में फॉरेंसिक जो टीम है हमारी, उसको घटना स्थल पर जाके उसका निरीक्षण करना है, मुआयना करना है, और अग्रता जो साक्ष्य है उसको एकत्रित करना है, संकलित करना है। तो ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो हमारे पास जो भी अभी उपलब्ध संसाधन है, उसमें हम लोगों ने प्रत्येक जिले में, जो 40 हमारे जिले हैं, सब में एक मोबाइल फॉरेंसिक जो टीम है उसको तैनात किया गया है, ताकि इस तरह के अपराध जब भी होंगे तो ये फॉरेंसिक टीम जाएगी वहां पर, और जो फॉरेंसिक के प्रावधान किया गया है उसका वो कार्य करेगी। इस पे आगे और 5 साल का टाइम दिया गया है, जिसमें हमारा जो तंत्र है, क्योंकि अभी अपराधों की संख्या, इस कैटेगरी के अपराधों की संख्या काफी ज्यादा है, और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके अनुपात में नहीं है। तो इसलिए सरकार ने भी इसमें प्रावधान किया गया है कि अगले 5 सालों में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फॉरेंसिक के संबंध में, उसको कर लिया जाए।
तो आगे भी हम लोग इसको जो हमारी टीम है उनको स्ट्रेंथन करेंगे और सेंट्रल लेवल पर भी जो हमारी फॉरेंसिक की लैब है उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। रीजनल लेवल पर भी हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम्स हैं, तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको और आगे बढ़ाएंगे। किंतु आज की तिथि में जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन थे उससे हम लोगों ने इसको चालू कर दिया है और सभी जगह मोबाइल वैन जो है उनको डिप्यूट कर दिया गया है और उस पर जो फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स है सब लोग वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक ये था कि जो नया कानून आया है उससे जुड़े हुए अलग अलग क्या कहते हैं प्रपत्र फॉर्म्स हैं और उनको लेकर 10 प्रपत्रों को 10 फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है सरकार के द्वारा। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसके संबंध में भी इसमें जानकारी आपको दी गई है। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हमारा प्राथमिकी है वो पहले 154 सीआरपीसी के अंतर्गत होता था, वो 173 बीएनएसएस के अंतर्गत होगा। तो उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, सेक्शंस के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो 10 प्रमुख प्रपत्र है उनको जो नोटिफाई किया गया, जिनको अधिसूचित किया गया है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक उसका अलग प्रपत्र है, पीई का इसे प्रावधान किया गया है, इस कानून में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान किया गया है, उसका प्रपत्र है। उसका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो असंज्ञेय कोटि के अपराध होते थे उनके लिए नया प्रपत्र निर्धारित किया गया है। फाइनल फॉर्म जो अनुसंधान के बाद सबमिट किया जाता था, फाइनल फॉर्म, उसका प्रपत्र है। सर्च और सीजर मेमो है, अरेस्ट कोर्ट सरेंडर मेमो है। एफएसएल का जो प्रपत्र है वो अलग से बनाया गया है। उसके बाद जो एग्जिबिट हम सीज करेंगे या कोर्ट को भेजेंगे या जांच के लिए भेजेंगे उनके लिए अलग प्रपत्र है। और अरेस्ट के संबंध में, अरेस्ट में भी इसमें काफी चेंजेस हुए हैं। सर्च और सीजर के संबंध में बीएनएसएस में काफी परिवर्तन हुए हैं, इसलिए जहां पर अधिक परिवर्तन हुए हैं और चीजों को एक तरफ से नए सिरे से लागू किया गया, उनके संबंध में भी नए प्रपत्र निर्धारित किए गए थे और उसको सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। इसी की कड़ी में जो धारा 37 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएसएस कहते हैं, उसमें प्रावधान किया गया था कि पुलिस मुख्यालय और प्रत्येक जिला में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाए। तो नियंत्रण कक्ष हमारे यहाँ पहले से है, लेकिन इसका आशय ये था कि इसमें 2 पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी, सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक से होने चाहिए या उससे ऊपर के पदाधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार करने वाले जो भी, यदि 24 घंटे में जो भी गिरफ्तारी होती उसके संबंध में वो लेखा जोखा रखेंगे और जिला मुख्यालय और थाने के बाहर इसका प्रदर्शन किया जाएगा एक जगह पट्टिका के रूप में या जो भी किसी भी माध्यम से कि पिछले 24 घंटे में किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया, तो उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है। उसकी भी तो ये नई चीज थी जो पहले वाले कानून में नहीं थी, इसके संबंध में भी अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा जारी की जा चुकी है। अग्रिम के संबंध में और जानकारी ये देना है कि कुल हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से करीब लास्ट के 20 दिन, चूंकि चुनाव था, चुनाव के बाद से जब आचार संहिता समाप्त हुई 10 तारीख से 10 जून से लेके अलग अलग बैचेस में 3 दिवसीय कार्यशालाएं हम लोगों ने आयोजित की गई, जिससे 25,000 से अधिक जो हमारे अनुसंधान करता है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीएसपी, एसपी, इवन डीआईजी, पहले के में भी एडीजी पंक्ति के जो भी पदाधिकारी थे, उन सबको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। 3-3 दिन का प्रशिक्षण था और 5 बैच में जितने लोगों को प्रशिक्षण दिया है। कुछ लोग हाइब्रिड मोड में किया गया था। हाइब्रिड मोड मतलब कुछ लोगों ने खुद उपस्थित होकर ये प्रशिक्षण प्राप्त किया और कुछ लोगों ने वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो जो एक प्रारंभिक प्रशिक्षण था और उसके बाद एक बुकलेट भी जारी की गई थी पाठ्यक्रम के संबंध में, वो भी सभी थानों को सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई थी। तो इस प्रकार से मुख्यालय के स्तर से जितनी भी जानकारियां क्षेत्रीय पदाधिकारियों को या थाना स्तर पर दी जा रही थी वो हम लोगों ने कर दी है और आने वाले समय में धीरे धीरे इस संबंध में और भी जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। तो जहां तक आज से जो कानून नया लागू हुआ है, इस संबंध में हमने जो कार्रवाई की है उसके संबंध में ही आप लोग को जानकारी देनी थी। एक प्रश्न बार ये आ रहा है तो कि पहली एफआईआर कौन सी, ये लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है तो उस हिसाब से पहली जो एफआईआर हुई है वो जीआरपी थाने में हुई है, रेल जिला पटना के अंतर्गत जो गया जीआरपी थाना है उसमें प्राथमिकी संख्या 144/2024 दर्ज की गई है। धारा 313/317(5) के अंतर्गत ये प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 2 अभियुक्तों के विरुद्ध उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चोरी का सामान और पहले लूटा हुआ सामान बरामद किया गया है। इसके
ये आप लोग को हम सर्कुलेट कर देंगे, FIR भी सर्कुलेट कर देंगे। ये FIR नंबर 144/2024 है। गया रेल थाना जो कि पटना रेल जिला अंतर्गत आता है, उसको ये अभी हम लोग के पास सूचना आई है, क्योंकि लगातार FIR दर्ज हो रही है, लेकिन जो मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराई गई उसके हिसाब से तो जो FIR है वो ये है, जिसके बारे में आप लोग को और विस्तार से जानकारी दी है। धारा 313/317 ब्रैकेट में 5 ये स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने की धारा है। तो ये दोनों की गिरफ्तारी भी की गई है। ये लोगों को प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने स्वीकार भी किया कि इनके द्वारा चोरी और इस तरह से लूटपाट की जाती रही है। और आपको प्राथमिकी की कॉपी भी होगी तो आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो आपने सुना होगा ADG संजय सिंह ने पूरी तरीके से इन्होंने एक करके बताया है कि कैसे किस कानून के तहत केस रजिस्टर्ड होगा। और वही इन्होंने साफ किया है कि अगर कल रात तक की घटना है तो पिछले कानून के तहत FIR दर्ज किया जाएगा, अगर आज की घटना है तो नए कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा। वही बिहार में सबसे पहला जो नया कानून है उसके तहत गया के GRP थाना में केस दर्ज किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।